बेबाक भाषा की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के लद्दाख भवन में क्लाइमेट एक्टिविस्ट व रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक और उनके करीब 30-40 साथियों के आमरण अनशन का आज यानी रविवार को 15वां दिन है। 15 दिन केवल पानी व नमक के सहारे गुजारना कोई आसान बात नहीं। हैरानी की बात यह है कि सोनम और उनके साथी 1 महीने की पदयात्रा करके लेह से दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचते ही उन सबको हिरासत में ले लिया गया। 2 दिन वे बवाना में दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहे। फिर वहां से छूटे तो 2 दिन लद्दाख भवन में अघोषित हिरासत में रहे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में कहीं और बैठने की इजाजत न मिलने पर लद्दाख भवन में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस तरह देखा जाए तो 1 सितंबर को लेह से रवाना होने के बाद से उनका संघर्ष लगातार चल रहा है। और 1 सितंबर ही क्यों, आंदोलन तो इस साल मार्च से ही चल रहा है, जब 6 मार्च को पहली बार सोनम लेह में 21 दिन के क्लाइमेट फास्ट पर बैठे थे। उस समय उनका आंदोलन 66 दिन तक चला था। सभी भारतवासियों को नमस्कार। ये आज मेरा दूसरा दिन का खात्मा है अनशन का, और कल रात को यहाँ तकरीबन -15 था, मगर मैं अच्छे से हूँ, जिंदा हूँ, अलाइव एंड नॉट किकिंग येट। बट एनीवे, बहुत खुशी है कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत से लोग लद्दाख के हर इलाके से जुड़े हैं। जो आप इस तरफ देख रहे हैं वो चीन के सीमा से, फोबरंग से आए हैं, जहाँ पर कशमकश चल रहा है चीन और भारतीय सेना के। तो उस इलाके से चरवाहे आए हैं, तो इधर महिलाएं आए हैं बहुत दूर दूर से, और फिर एक सज्जन जो कि 97 वर्ष के हैं, 97 ईयर्स ओल्ड, वो भी आए हैं। तो ये है जनता की आवाज। हमें उम्मीद है कि ये आवाज जो बिजनेस लॉबीज का दबाव है सरकार पर, उसका बराबरी करेगी और सरकार फिर एक बैलेंस डिसीजन दे सकेगी। लेकिन क्या ज्यादा हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि केंद्र सरकार ने न तो मार्च से मई तक चले आंदोलन के दौरान और न ही 1 सितंबर से लेकर अब तक आंदोलन के इस दूसरे चरण में एक बार भी सीधे या किसी दूत के मार्फत सोनम या बाकी आंदोलनकारियों से संपर्क साधने या उनकी मांगों को जानने की कोशिश नहीं की। जो सरकार बातचीत तक के लिए तैयार ना हो, उससे मांगों को मानने की उम्मीद कैसे की जाए। हालांकि इसमें इतनी भी हैरानी की बात नहीं, क्योंकि जब मणिपुर में 1.5 साल तक हिंसा के बावजूद इस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, तो भला इन थोड़े से ठस नेक नीयत आदर्शवादी क्लाइमेट आंदोलनकारियों से उसे क्या फर्क पड़ने वाला है। केंद्र की सरकार ने या तो दिल्ली पुलिस के जरिए सोनम वांगचुक व उनके साथियों को दिल्ली में निषेधाज्ञा लागू होने की खबर दी, या फिर वह आश्वासन कि केंद्र सरकार के शीर्ष लोगों में से कोई उनसे जल्द मुलाकात करेगा। हालांकि यह आश्वासन भी खाली संदेहास्पद था, क्योंकि यह सोनम को बताया गया, जिसने सोनम ने बाद में सार्वजनिक किया। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह का कोई आश्वासन सार्वजनिक नहीं किया गया था। अभी तो हम ये मेमोरेंडम दे चुके हैं। अगले आने वाले दिनों में हम भारत के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी या गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, ऐसा आश्वासन हमें गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। तो इसी आश्वासन पर हमने ये अनशन तोड़ा है, और हमारा जो पदयात्रा था राजघाट तक पहुंचने का, ये पूरा हुआ। इसलिए यह बात हमेशा संदेह के घेरे में थी। सोनम भले आदमी हैं, इसलिए उस पर 2-3 दिन तक भरोसा करके बैठे रहे। आइए पहले देखते हैं कि सोनम अपने अनशन के बारे में ताजा अपडेट में क्या कह रहे हैं। Even if Gandhi would have been here, he would have been arrested. You know, this is completely unacceptable. Not in a democracy, not in Delhi, not in India. हम दार्जिलिंग से आए हैं, सिक्किम हिमालयन जोन है, हमारा भी उधर फ्लड हो रहा है अभी। It's a shame for a union government to stop this protest and prevent all of us from meeting Sonam, which is doing the right thing. Our 6th schedule, which the government promised. नमस्कार। आज हमारे अनशन का ये 13वां दिन है। हम अभी भी ठीक ही हैं, थोड़े थके रहते हैं, मगर सभी स्वस्थ हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग मिलने आ रहे हैं।
वो हमसे ये कहते हैं कि हम आपके समर्थन में आए हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे समर्थन में या लद्दाख के समर्थन में नहीं आए हैं, बल्कि अपने भविष्य के समर्थन में आए हैं। अपने बच्चों के जो वो पानी पिएंगे उसके संरक्षण के लिए आए हैं, जो वो हवा सांस में लेंगे उसके संरक्षण के लिए वो आए हैं समर्थन में, और जो वो खाना खाएंगे उस धरती का संरक्षण हो उसके लिए वो आए हैं। क्योंकि लद्दाख सिर्फ लद्दाख के लोगों का नहीं है, हिमालय पूरे भारत के एक अनमोल देन है। सोनम व लद्दाख वासियों की मुख्य मांग लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल करने की है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह कोई तमगा या ट्रॉफी नहीं है जिसे हासिल करके उन्हें खुश हो लेना है। उनका असली मकसद वे अधिकार हैं जो किसी इलाके को 6ठी अनुसूची में शामिल करने से मिल जाते हैं। लेकिन आखिर ये 6ठी अनुसूची क्या भला है जिसको लेकर इतना बवाल है, और इससे भला लद्दाख को क्या मिल जाएगा? 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल भारत के संविधान के बनने के समय से ही यानी 1950 से ही लागू है। मूलतः यह पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों की अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को स्वायत्तता और स्वशासन ऑटोनॉमी एंड सेल्फ गवर्नेंस देने के इरादे से लाया गया था। दरअसल इन इलाकों के लिए स्वायत्तता की व्यवस्था अंग्रेजी हुकूमत के दौर में 1935 से ही चली आ रही थी। अंग्रेजों ने तत्कालीन असम सूबे के सीमावर्ती इलाकों और नगा हिल्स व मिजोरम की लुशाई हिल्स को एक्सक्लूडेड एरियाज की श्रेणी में रखा था, जहां आदिवासियों को अपने पारंपरिक तरीके से शासन चलाने की छूट थी। इसी तरह मौजूदा मेघालय के खासी व जयंतिया हिल्स इलाकों को आंशिक रूप से एक्सक्लूडेड एरियाज में रखा गया था। जब देश आजाद हुआ और संविधान बना तो उसमें इन इलाकों के लिए इसी व्यवस्था को कायम रखा गया और असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के आदिवासी इलाकों को स्वशासन की आजादी देते हुए 6ठी अनुसूची में डाल दिया गया। जिन इलाकों को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाता है उन्हें ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाने की इजाजत मिल जाती है। इन काउंसिल्स के पास इन इलाकों में शासन संचालित करने के लिए जरूरी विधायी, न्यायिक, वित्तीय व एग्जीक्यूटिव अधिकार होते हैं। इस समय देश में इस 6ठी अनुसूची के तहत शामिल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका काम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी देखती हैं। तो मकसद यह था कि इन इलाकों की ट्राइबल आबादी के हितों, उनकी परंपराओं को बनाए रखा जाए। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं था कि ये इलाके उस राज्य की सत्ता के अधिकारों के दायरे से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। 6ठी अनुसूची को देश के बाकी ट्राइबल इलाकों में लागू नहीं किया गया था। उन ट्राइबल इलाकों में ग्राम सभाओं के जरिए सीमित सेल्फ गवर्नेंस के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल भी था। अब 6ठी व 5वीं अनुसूची को अलग अलग रखने की भी बड़ी दिलचस्प वजह संविधान निर्माताओं ने रखी। उनका कहना था कि देश के बाकी आदिवासी इलाके तो मुख्यधारा की हिंदू संस्कृति से जुड़ गए हैं, लिहाजा उन्हें उस तरह के संरक्षण की जरूरत नहीं है जितनी पूर्वोत्तर के आदिवासी इलाकों को है जो अब भी अलग थलग हैं। 6ठी अनुसूची में शामिल किए गए आदिवासी इलाकों को जमीन के इस्तेमाल, संरक्षण, वेलफेयर, संस्कृति की सुरक्षा के साथ साथ टिकाऊ विकास के बारे में फैसले लेने का अधिकार मिल जाता है। राज्यपाल की मंजूरी से वे जंगलों के प्रबंधन, पानी के इस्तेमाल, ग्राम समितियों, पुलिस व स्वास्थ्य जैसे मसलों पर कानून बना सकते हैं और उन्हें ग्राम प्रमुखों, वसीयत, शादी, सामाजिक परंपराओं के बारे में भी फैसले लेने का हक होता है। इसी तरह वे स्कूल, डिस्पेंसरी, सड़कों, नावों, मछली पालन, सड़क व जल परिवहन आदि को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह उन्हें कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, एक राज्य सरकार की ही तरह। इसीलिए उन्हें अक्सर राज्य के भीतर राज्य का नाम दिया जाता है। इसके उलट 5वीं अनुसूची में राज्यपालों को इस तरह के इलाकों से आदिवासी सलाहकार परिषदों से मिली सलाहों के आधार पर कानून बनाने या किसी कानून में रद्दोबदल करने का अधिकार होता है। आइए बात करते हैं लद्दाख की। 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके जब राज्य को केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया, तो लद्दाख के लोगों ने खुशी मनाई थी। लेकिन वो खुशी उसी तरह की थी जैसे देश में मुख्यालय से बहुत दूर बैठे किसी दूर दराज के इलाके को अचानक जिला बना दिया जाए तो वहां के लोगों में होती है। असल मजा तो तब आता है जब फैसलों की हकीकत का एहसास होने लगता है। लद्दाख के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें वक्त लगा इसको समझने में। लद्दाख को एहसास हुआ कि जब वह जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 व 35A की छांव तले थे तो कई तरह की मुश्किलों से बचे हुए थे। कई संवैधानिक हिफाजत उन्हें हासिल थी, लेकिन वह छांव जाते ही बगैर विधायिका वाले केंद्र शासित क्षेत्र के तौर पर वह केवल और केवल केंद्र सरकार के रहमो करम पर हो गए। उनके पास उनकी जमीनें, संस्कृति या नौकरियां बचाने का कोई जरिया नहीं रहा। यहीं से लोगों में असंतोष पैदा होना शुरू हुआ और उन्होंने दो मांगे उठानी शुरू की, उन्हें निर्वाचित सदन देने की और लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की। यूं तो लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र बनाने की मांग तो बहुत पुरानी थी। उसी मांग के जोर पकड़ने पर 1993 में लद्दाख को एक ऑटोनोमस हिल काउंसिल का दर्जा दे दिया गया था। फिर 2003 में कारगिल इलाके के लिए एक अलग ऑटोनोमस काउंसिल बना दी गई। ये दोनों काउंसिल ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, टैक्सेशन व सेल्फ गवर्नेंस आदि के मुद्दों पर फैसले करती है। इन काउंसिलों के पार्षदों के लिए बाकायदा चुनाव होते हैं। अब लद्दाख की मांग है कि इन काउंसिलों को अलग से 6ठी अनुसूची के तहत ले आया जाए तो लद्दाख के हितों की हिफाजत बेहतर तरीके से हो सकेगी। अब इस समय लद्दाख के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनसे 2 बार लिखित में वादा किया गया था कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले और फिर 2022 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल के चुनावों से पहले भाजपा ने दोनों मर्तबा घोषणा पत्र में यह वादा शामिल किया था कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। इन वादों की ही बदौलत 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली और फिर 2022 में लेह ऑटोनोमस काउंसिल के चुनाव में भी पहली बार भाजपा को बहुमत मिला। लेकिन लद्दाख के लोगों को उस समय इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका पाला जुमलेबाजी में महारत रखने वाली पार्टी और उसके नेताओं से है, जिनके लिए अपने वादों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि चुनावों के बाद भाजपा के सारे सुर बदल गए। इस समय लद्दाख की चिंताएं कई सारी हैं। अपनी जमीनें व संस्कृति बचाने के साथ साथ उसे क्लाइमेट चेंज के असर को भी काबू में रखना है और ओवर टूरिज्म के संकट से भी जूझना है। इसीलिए जब सोनम व उनके साथियों को एहसास हुआ कि केवल लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने को ही आंदोलन का केंद्र बिंदु रखा जाएगा तो बाकी देश में समर्थन जुटाना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने हिमालय बचाने का मुद्दा केंद्र में लाना शुरू किया और लोगों से अपनी जीवन शैलियां बदलने की अपील करनी शुरू की। दोस्तों, पिछले 5 सालों में और ख़ासकर पिछले 3 महीनों में लद्दाख में कई अनशन आंदोलन हुए सरकार से ये मनवाने के लिए कि वो लद्दाख और हिमालय जैसे पर्यावरण के संरक्षण के लिए 6वें शेड्यूल जैसे नीतियों को लाए। अब सरकार चाहे इन मांगों को पूरा कर भी ले, मगर अगर बड़े बड़े शहरों में लोगों के जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया तो हिमालय के ये पर्वत, ये ग्लेशियर्स, ये प्रकृति बिगड़ती ही जाएगी। तो अब हम आपके सामने ऐसे कुछ सॉल्यूशंस लाना चाहेंगे जिसे अपनाकर आप भी योगदान दे सकते हैं लद्दाख को और हिमालय को बचाने की, यानी कि देश और पृथ्वी को बचाने के लिए। लेकिन इस सारे आंदोलन में शायद सोनम को इस बात का एहसास न रहा होगा केंद्र सरकार इसे इस कदर नज़रअंदाज कर देगी। मार्च में जब लेह की बर्फीली सर्दी में उन्होंने 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया तब, और फिर 66 दिन तक चले आंदोलन के दौरान एक बार भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई संकेत, कोई पेशकश नहीं आई। उल्टे उनके पश्मीना मार्च को रोकने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू तक लगा दिया। सोनम अपनी तरफ से पूरा गांधीवादी रुख दिखाते रहे। लोकसभा चुनावों से
ऐन पहले आंदोलन स्थगित कर दिया, फिर लेह से दिल्ली की पदयात्रा में भी ध्यान रखा कि हरियाणा चुनाव पर असर न पड़े। उधर केंद्र सरकार थी कि उनकी किसी बात पर कोई ध्यान न देने पर आमादा थी। जिस तरह से सारे कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर पदयात्रियों को 2 दिन तक हिरासत में रखा गया, उन्हें उनकी मर्जी से न राजघाट जाने दिया गया और न ही दिल्ली में किसी सार्वजनिक जगह पर अनशन करने की इजाजत दी गई, उससे साफ था कि मोदी सरकार का सारे मामले में रुख क्या है। छठी अनुसूची में आखिरी जोड़ 1982 में हुआ था, जब त्रिपुरा के कहने पर वहां एक ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी। क्योंकि पूर्वोत्तर के अलावा देश के किसी भी अन्य आदिवासी इलाके को छठी अनुसूची में शामिल करने का कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए लद्दाख के लिए यह मांग मनवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जाहिर है कि एक बड़ा सवाल सरकारों या यूं कहें कि मोदी सरकार के अपने हितों का भी है। आखिर वह अपने और अपने साथियों के हितों का नुकसान करके लद्दाख के हित में कोई फैसला करेगी, इसकी संभावना कम ही नजर आती है। ऐसे में सोनम वांगचुक व लद्दाख को एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। शुक्रिया।